सच में आज देश की स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है कि जो अभी जिक्र किया गया, देश की आर्थिक स्थिति भी चिंता के विषय है। जिस प्रकार से एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं, सरकार के पास कोई सोच नहीं उनको नियंत्रित करने की, और दूसरी ओर जो सबसे चिंता का विषय है कि जो बाहर से निवेश अपने देश में आता था वो कम हुआ। देश के जिन साधनों का निवेश देश में लगता था, शायद उनको भी लगने लग पड़ा है कि देश के अंदर व्यवसाय करने से बेहतर है कि बाहर चले जाएं। और पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा है कि भारत से लोग अपने साधन बाहर ले जा रहे हैं कि औपचारिक रूप से निवेश और व्यवसाय बाहर करें। भ्रष्टाचार को लेकर चिंता है। कई समाज के वर्गों ने जो आंदोलन किया भ्रष्टाचार को लेकर, और व्यापक रूप से जैसे जनता का उनको समर्थन मिला, उसके पीछे चिंता और आक्रोश इस बात का था कि जब भी भ्रष्टाचार के विषय आए तो यह सरकार आगे नहीं आई उनको रोकने के लिए। क्या कारण था कि सरकार में विश्वास टूटा? क्या कोई इनकार कर सकता है कि 3 साल तक इतने बड़े घोटाले का, जिसको 2G कहते हैं, उसकी चर्चा होती रही, उसको रोकने के लिए कहते गए, लेकिन पूरी सरकार और प्रधानमंत्री जी आंखें बंद की हुई थी। पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ी पत्रिका है जिसको टाइम मैगजीन कहते हैं, साप्ताहिक है। उसने कोई 2 महीने पहले एक अंक निकाला कि ऐसे शासनकर्ता कौन कौन हैं जो शासन खराब किया या किसी कांड में फंस गए, और जो सबसे बदनाम हुए, बैड गवर्नर्स। और केवल 1 आध वर्ष के नहीं, पिछले 30-40 वर्षों का उदाहरण लेकर उन्होंने कहा कि इसकी सूची छापते हैं। और कोई सरकार विरोधी पत्रिका नहीं थी, दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका थी। पहले नंबर पे उन्होंने कहा कि जो अमेरिका में राष्ट्रपति निक्सन के समय वाटरगेट स्कैंडल हुआ, सबसे बड़ा स्कैंडल आज तक वो था। और दूसरा नंबर उसके बाद दिया 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल को। तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि लोग क्यों तंग हैं। इतना बड़ा कांड जिसको दुनिया के अंदर वाटरगेट के बाद टाइम मैगजीन दूसरे नंबर पे कह रही है, और 3 साल तक आप कोई कार्रवाई नहीं करते। संसद के अंदर 1 बार नहीं 2 बार 2 प्रधानमंत्री अपना बहुमत साबित करने के लिए धन बल का प्रयोग करते हैं। JMM कांड क्या था? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था। पैसे देकर सांसदों को तोड़ा गया। न्यूक्लियर डील के बाद जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, उसमें क्या था? और इन 2 कांडों के बाद कहो, शायद लोकतंत्र में इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता कि कोई प्रधानमंत्री धन और साधनों का प्रयोग करके बहुमत साबित करे। और 2 बार यह हुआ, और फिर कहो प्रधानमंत्री को इससे बाहर रखो। अरे कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो तो प्रधानमंत्री को बाहर रखने की बात हो सकती है, लेकिन कोई भ्रष्टाचार का विषय इस प्रकार के कांड का हो तो प्रधानमंत्री को बाहर क्यों रखें? मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं
कि भ्रष्टाचार से सरकार नहीं निपट सकती, इसलिए निष्पक्ष लोकपाल बने, यह इस देश की एक मांग थी। और मुझे विश्वास है कि शासन और सरकार को जो जनता की ये इच्छा है, इसके सामने अंत में झुकना पड़ेगा। लेकिन जो मुंबई में हुआ, मैं मानता हूं कि इस देश के लिए सबसे चिंताजनक है, निंदनीय है। इस देश की सुरक्षा के ऊपर एक आक्रमण है। मासूमों की जान गई, आज भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग अस्पतालों में हैं। चिंता इस बात की है कि ये बार बार इस तरह की घटनाएं मुंबई में क्यों होती हैं। 1993 में पहली बार मुंबई के अंदर सीलियर ब्लास्ट हुए थे। कई स्थानों में एक के बाद एक बम चले, लोग पकड़े भी गए, सजा भी हुई। उसके बाद कई बार घटना होती है। व्यवसायिक केंद्र है सबसे बड़ा इस देश का मुंबई, और जैसे एक रिवाज बन गया हो आतंकवादियों के लिए कि मुंबई पर प्रहार करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर लोग अपनी नजरें इस ओर घुमाएंगे। कभी चलती हुई रेलों के अंदर डाल दिए बम, और 26/11 की जो घटना थी वो तो शायद इस विश्व के इतिहास में जो 2-3 बड़ी घटनाएं हैं आतंकवादी हमलों की, उनमें से थी। मुझे लगता है कि इस बात से कोई संतोष नहीं ले सकता कि यह घटना मुंबई शहर में 31 महीने के बाद हुई। ऐसी तो एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। 9/11 की घटना हुई थी अमेरिका के अंदर। सुरक्षा के विषय को लेकर पूरा अमेरिका का समाज एकजुट खड़ा हो गया। एक घटना के बाद आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई अमेरिका के अंदर प्रहार करने की। लेकिन यह कहना कि हमारे यहां कुछ समय के बाद हुई, यह संतोष का विषय नहीं हो सकता। यह कहना केवल एकमात्र घटना है, यह संतोष का विषय नहीं हो सकता। 9/11 के बाद अमेरिका में कोई घटना नहीं हुई। वहां की इंटेलिजेंस, वहां की सुरक्षा, वहां की जो व्यवस्था बनाई है, वहां जो समाज में सजा देने की जो ऐसी घटना करता है, समाज की एक चिंता जिसमें एक सभ्य समाज की ताकत उभर कर सामने आती है, उन्होंने वो व्यवस्था बनाई है। यह कल मुंबई की घटना पूरे भारत को और हर एक भारतवासी को इस बात की याद दिलाती है कि आज भी आतंकवादियों के निशाने पर हम ऊपर हैं, और कभी भी यह देश सुरक्षा को लेकर कमजोर नहीं दिख सकता। वी कैन नेवर अफोर्ड टू लोअर अवर गार्ड। यह इस व्यवस्था में से एक चीज उभरती है। और एक बड़ी स्पष्ट बात है कि ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं। इसमें मित्रों कोई संकोच ना रहे। इस घटना की जानकारी जब जांच होगी तो जांच में से सच्चाई और तथ्य सामने निकलेंगे कि इसके पीछे कौन था। इसलिए आज इसके ऊपर कोई टिप्पणी कर देना यह अपने आप में उचित नहीं होगा। लेकिन ऐसी घटनाओं का अगर हम इतिहास देखते हैं तो वो इतिहास इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारे देश के पड़ोस में जो परिस्थिति है वो अपने आप में बहुत चिंता की स्थिति है। चिंता की इसलिए स्थिति है कि एक और तो पाकिस्तान यह कहता है कि हम अमेरिका का जो आतंक के खिलाफ लड़ाई और जंग है उसका एक हिस्सा है। वी आर अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर।
लेकिन दूसरी ओर यह भी सच्चाई है कि आतंकवाद का एक प्रकार से विश्व में केंद्र पाकिस्तान बना हुआ है। यह उस देश की विडंबना है कि अफगानिस्तान में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं में वो अमेरिका के साथ भी था और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को प्रोत्साहन देने के लिए वो उसके साथ भी था। ये जो लश्कर तौयबा बना, ये तालिबान से एक दृष्टि से अलग था कि तालिबान जो आरंभ में बना वो अफगानिस्तान के लिए बनाया और पाकिस्तान की एजेंसीज ने बनाया। लश्कर तौयबा बना केवल भारत की ओर निशाना करने के लिए, और आरंभ में जितने हमले होते थे इस प्रकार के भारत में, वो सारे लश्कर तौयबा के माध्यम से होते थे। दुनिया के अंदर लश्कर तौयबा को एक आतंकवादी संगठन मान लिया गया और वो तरह तरह के नाम लेकर पुनः जीवित होता था। भारत में भी सहयोग करने के लिए उन्होंने अपने साथी बनाए थे। एक समय था आज से कुछ वर्ष पहले कि भारत में हम बड़े गर्व के साथ कहते थे कि अल कायदा का कोई सक्रिय कार्यकर्ता हमारे देश में नहीं है। इसी बात को समाप्त करने के लिए कई संगठनों का आरंभ हुआ। बांग्लादेश में से उन्होंने हुज्जी पैदा कर दी कि भारत के अंदर जाकर आक्रमण कीजिए। इस देश के अंदर एक विद्यार्थियों का संगठन बना सिमी नाम से, और उसका एक आतंकवादी मोर्चा भी बना। सरकारों ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और उसके पश्चात जिस संगठन का नाम अब सबसे ज्यादा आता है, इंडियन मुजाहिदीन, यह उसी कड़ी में से पैदा हुआ है। इसका जो जन्म था वो बाहर की प्रेरणा से हुआ। इट वॉज एक्सटर्नली क्रिएटेड, एक्सटर्नली सपोर्टेड, लेकिन छवि यह देना चाहते थे कि यह भारत के भीतर में से पैदा हुआ है, यह सेल्फ ग्रोन है, होम ग्रोन है। और पिछले कई वर्षों में से जो बीसियों घटनाएं इस देश के अंदर हुई हैं वो इस संगठन के माध्यम से हुई। अब जब भी घटना होती है और मुंबई में होती है तो बाद में स्वाभाविक है कि सब लोग ये कहते हैं कि शांति बनाए रखिए, जिन लोगों को चोटें आई हैं उनकी सहायता हो, उनका इलाज हो, समाज में तनाव पैदा ना हो। यह स्वाभाविक है, किसी भी सभ्य समाज में यह कहना पड़ेगा और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जिसको भावना कहते हैं, जैसे एक शब्दावली बार बार आती है कि मुंबई की भावना क्या है, द स्पिरिट ऑफ मुंबई, कि कल घटना हुई आज लोग काम में लग गए, बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस भावना में से इस देश की यह इच्छा भी पैदा हो कि इस बार इस भावना में से यह इच्छा पैदा हो जाए कि दोबारा इस प्रकार की घटना इस देश के अंदर नहीं होगी। यह भावना मुंबई की नहीं हो सकती कि बार बार घटनाएं करते रहो और अगले दिन से हम इस प्रकार का आचरण और व्यवहार करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या यह देश एकजुट खड़ा हो सकता है यह सोचने के लिए कि इसका मुकाबला कैसे करना है।